आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। इसके पहले के जो 2 चैप्टर है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें। हमारे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, 600 ईस्वी से 600 ईस्वा तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। ये जो ईस्वी है इसके बीच में आर्थिक राजनीतिक जीवन में क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब इनमें से जो कुछ परिवर्तन थे वो कैसे थे, समकालीन समाज पर इनका प्रभाव छोड़ गए। जैसे कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, ठीक है, वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषकर ने एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय किया। ओके, उसके बाद जो इतिहासकार होते थे ना, इतिहास क्या करते थे, इन प्रक्रिया इन परंपराओं को समझने के लिए कुछ ग्रंथों का अध्ययन करते थे। ओके, वैसा ये ग्रंथ है जो कि सबसे बड़ा व सबसे विशाल माना जाता है। वो कौन सा है, महाभारत। ओके, महाभारत है और ये क्या है, एक महाकाव्य है, दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य है। इसमें जो श्लोक है उनकी संख्या कितनी है, 1,00,000 श्लोकों से अधिक श्लोक इसमें सम्मिलित है। अब इसमें लिखा क्या है, तो इसमें सामाजिक श्रेणी व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। और महाभारत जो है वो 2 परिवारों की कथा या इनके बीच जो युद्ध हुआ उसको लेकर लिखी गई है। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, कई बार क्वेश्चन में आता है कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन है, तो वी.एस. सुकथाकर, ठीक है, इनके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी या महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत है। परियोजना मतलब इन्होंने कुछ प्लानिंग करी। ठीक है, किसको लेकर की, इन सब ने, बहुत सारे विद्वानों ने, इनके नेतृत्व में बहुत सारे विद्वानों ने महाभारत को एक तैयार करने का क्या उठाया, जिम्मा उठाया और इसकी इन्होंने क्या की, परियोजना की। ठीक है, आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न पांडुलिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। महाभारत किस में लिखी, संस्कृत में लिखी गई थी सबसे पहले। ठीक है, परियोजना के काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना का एक तरीका ढूंढ निकाला। पहले क्या रहा था कि पांडुलिपियां तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में लिख ली, लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि इनमें से सब कुछ चेक कैसे करें। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला। तो अब ये तरीका क्या था, तो ये तरीका ये था कि सभी पांडुलिपियों में ऐसे श्लोकों को चयन करना जो सभी पांडुलिपियों में लगभग पाए गए। ठीक है, महाभारत जो थी वो कितने खंडों में प्रकाशित की गई थी और कितने पेजों में लिखी गई थी, तो इसे कितने पेजों में लिखा था, 13,000 पेजों में लिखा था, वह अनेक खंडों में इसका वर्णन किया था। अब इसको पूरा करने में कितने वर्ष लगे, तो इसे पूरा करने में 47 वर्ष लगे। ठीक है, अब बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि जो महाभारत है उसको बनने में 47 वर्ष लगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। महाभारत जो है वो तो कई 1000 सालों से लिखी आ रही थी, लेकिन जब इसको इकट्ठा मतलब इसको जब चुना गया ना उसमें 47 वर्ष लगे। ठीक है, उसके बाद है कि अब महाभारत की जब प्रक्रिया हुई, मतलब इस प्रक्रिया को जब पूरा करा तो उसमें 2 बात जो थी वो उभर कर आई। पहली बात क्या थी कि पहली, संस्कृत में कई पाठों के अंश में समानता थी। अब समानता कैसे थी कि बहुत सारी चीज़ें क्या थी, समान थी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए उपमहाद्वीप में कश्मीर से लेकर नेपाल तक और दक्षिण में केरल से लेकर तमिलनाडु तक, ये जो जगह है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर भी जितनी पांडुलिपियाँ मिली इनमें क्या थी, समानता थी, मतलब सब एक जैसी थी। लेकिन दूसरी क्या हमें बात सामने आई, दूसरी बात में ये सामने आई कि पहले तो समान था लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें भेद या फिर इनमें भिन्नता आने लगी। अब कितनी चीज़ें समान थी, तो 13,000 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें से आधे से अधिक में क्या है, विभेदक है। आधे से अधिक मतलब 6,500 इतने पेज क्या है, इनमें असमानता देखने को मिली है और बाकी क्या थे, बाकी चीज़ जो थी वो समान थी। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है बंधुत्व एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता, परिवार के बारे में जानकारी। देखो, अब इस टॉपिक का मतलब क्या, परिवार के बारे में जानकारी पढ़ेंगे और उसके बाद इनके बीच जो नियम है और जो व्यवहार है उसमें क्या है, भिन्नता है, मतलब अलग अलग है। ठीक है,
आगे पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते थे, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार जो होते हैं एक जैसे नहीं होते। अभी हमने पढ़ा कि परिवार में हमें क्या पढ़ना है, भिन्नता पढ़ना है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे परिवार अलग अलग होते हैं, कई गिनती में होते हैं, जैसे कि समझ लो एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य है, दूसरा परिवार है उसमें 6 सदस्य है। तो हमें गिनती में भी क्या दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। ओके, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप, अब रिश्ते भी अलग अलग होते हैं और उसके बाद क्रियाकलाप। अब समझ लो एक परिवार में लोग व्यवसाय से जुड़े हैं तो दूसरे परिवार जो है वहाँ पर कृषि करते हैं, ठीक है। तो इनके जो क्रियाकलाप या फिर इनके कार्य वो भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन व अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, अनुष्ठान वगैरह मतलब ये पूजा पाठ होते हैं ये भी एक साथ रहकर करते हैं। परिवार के जो एक बड़ा हिस्सा होता है उससे क्या बोलते हैं, संबंधी बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। और संबंधी ना बोलकर एक वर्ड और यूज़ किया गया है, क्या, जाति, ठीक है। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये हमारी जाति का है, ये हमारी कास्ट का है, ठीक है। तो ये ऐसा। अब कुछ जो परिवारों में भिन्नता कैसे दिखाई देती है कि कुछ परिवार जो होते हैं वो मौसारे चचेरे मतलब मामा के भी जो लड़का या मौसी के भी जो लड़का लड़की होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, खून का रिश्ता मानते हैं कुछ समाज। लेकिन कुछ समाज में क्या मानते हैं, जैसे कि माता पिता है तो उनके 2 लड़का लड़की हैं तो वो 2 लड़का लड़की में ही खून का रिश्ता मानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या मान रही है, यहाँ पर मौसा और मामा के लड़का लड़की को भी क्या मान रहे हैं, खून का रिश्ता मान रहे हैं। तो ऐसे समाज में क्या देखने को मिलती है, हमें भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है प्रीतिवंशिकता व्यवस्था का आदर्श। तो पहले तो क्वेश्चन बनता है कि प्रीतिवंशिकता जो होती है वो क्या होती है। तो प्रीतिवंशिकता का अर्थ क्या होता है, वह वंश जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि द्वारा चलता है। मतलब जैसे कि पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार कौन होता है, उसका पुत्र होता है, और उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र होता है। तो ये जो परंपरा है ये चलती रहती है, ठीक है। और हमारे समाज में ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कि पिता मरने के बाद संपत्ति उसके पुत्र की हो जाती है। अब मातृवंशिकता क्या होती है, तो मातृवंशिकता से हम तब जुड़ते हैं जब वंश परंपरा माता से जुड़ी हो, मतलब माता को लेकर, माता के वंश को लेकर चलता रहे वंश, ठीक है, उसको बोलते हैं मातृवंशिकता। अब प्रीतिवंश व्यवस्था पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। महाभारत की जो कथा है वो किस पर लिखी गई है, प्रीतिवंशिकता उसमें कहीं ना कहीं पर है। क्यों, क्योंकि यह जो है ये कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष था इसका चित्रण मिलता है, ठीक है। दोनों ही दल कुरुवंश थे, ये एक ही दल से क्या थे, एक ही वंश से क्या थे, संबंध रखते थे, ठीक है। उसके बाद इनके बीच जो संघर्ष था वो किसको लेकर था, सत्ता को लेकर था। जिसके बाद क्या हुई, पांडवों की जीत हुई और जो प्रीतिवंशिकता था उसका उत्तराधिकारी घोषित किसे कर दिया, पांडवों को कर दिया, ठीक है। प्रीतिवंशिकता महाकाव्य की रचना के पहले से मौजूद थी, ठीक है। जो प्रीतिवंशिकता थी किससे, महाभारत से पहले। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि महाभारत में जो भी बातें हैं वो पहले से मौजूद थी, कई बातें, ठीक है, पूरी नहीं लेकिन बहुत सारी बातें क्या थी, पहले से मौजूद थी। प्रीतिवंशिकता पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधन व उनके अधिकार पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पुत्र है तो पुत्र तो संभाल लेगा, लेकिन कभी पुत्र ना हो तो क्या करेंगे, तो पुत्र ना होने की स्थिति में उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई या किसी दूसरे को बना दिया जाता था, ठीक है। और अगर स्थिति ऐसी बन जाए तो मतलब स्थिति थोड़ी भयंकर वगैरह, मतलब कि भाई भी नहीं हो पुत्र भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो थी सत्ता किसके हाथ में चली जाती थी, पुत्री को दी जाती थी। और प्रभावती की जो गुप्त थी उनके पास भी क्या थी, सत्ता थी, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है विवाह के नियम, ठीक है। जहाँ पितृवंशिता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता था, ठीक है। पुत्रियों को कैसे देखा जाता था, अलग तरीके से देखा जाता था, ठीक है। पिता के जो संसाधन होते थे उस पर पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना उपेक्षित था, मतलब गोत्र के अंदर विवाह नहीं करना, ठीक है। इसी प्रथा को क्या कहते थे, ब्राह्य विवाह पद्धति
कहते थे। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी और नियमित किया जाता था। ठीक है। और ये जो कन्यादान विवाह करना, इसमें जो पिता का जो कर्तव्य था वो महत्वपूर्ण माना जाता था। ओके, अब ये भ्राय विवाह पद्धति, अंतर्विवाह पद्धति क्या होती है तो ये पढ़ते हैं। अंतर्विवाह पद्धति का मतलब होता है कि गोत्र के अंदर या जाति के अंदर क्या करना, विवाह करना। और भ्राय विवाह पद्धति में क्या होता है, गोत्र के बाहर विवाह करना। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, बहुपत्नी प्रथा ये होती है कि एक पुरुष जिसकी अनेक पत्नियां, और बहुपति एक स्त्री और उसके बहुत सारे पति। ठीक है। नए नगरों का क्या हुआ, नए नगरों का उदय हुआ। ठीक है, जिससे नगरीय प्रवेशों में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे, मतलब पुराने जो भी विचार वगैरह थे वो क्या लगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे, और नई नई चीज़ें या नए नए विचार लोग क्या हुए, अपनाने लगे। ठीक है। इस चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विशिष्ट आचार संहिता तैयार की। अब ये आचार संहिता क्या होती है, तो आचार संहिता मतलब कुछ नियम बनाना। ठीक है। ब्राह्मण जो होते थे इन विचारों का पालन करते थे, और बाकी जो समाज होती थी उससे भी क्या करना पड़ता था, इसका अनुसरण या इसका पालन करना पड़ता था। और धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में भी, ग्रंथों में इन नियमों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अब ये नियम जो थे, हालांकि इन ग्रंथों में ब्राह्मण श्लोकों का क्या मानना था कि दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, और उनके द्वारा बनाए गए जो नियम है उसका पालन सबको करना था। मतलब ब्राह्मण जो है वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे। उनका ये कहना था कि हमने जो नियम बनाए उसका पालन सब लोग करें। ठीक है। लेकिन क्या था कि इसका जो प्रयोग था वो सब लोग नहीं करते थे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 नियम बताए गए, और ये भी ब्राह्मणों का ही कहना था कहीं ना कहीं, जिसमें से 4 जो है वो उत्तम है और 4 जो है वो बेकार है। ठीक है। लेकिन 4 जो है वो कौन मानता है, जो ब्राह्मणों के नियमों को अस्वीकार करते हैं वो इन विवाहों को मानते हैं, जो कि विवाह गलत माने जाते हैं। ओके। उसके बाद स्त्री का गोत्र, एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलित आई थी, वह क्या थी, गोत्र थी। ठीक है। गोत्र क्या थी, जिसमें गोत्रों को वर्गीकृत किया गया था। ठीक है। किसके, एक वैदिक ऋषि, मतलब एक ऋषि के नाम पर बहुत सारी गोत्र बनाई गई थी, और उस गोत्र के सदस्य को उस ऋषि का क्या माना जाता था, वंशक माना जाता, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये इस ऋषि के वंशक है। ठीक है। आपका भी एक गोत्र होगा। गोत्र के नियम होते थे। अब गोत्र का नियम क्या होता था कि अगर लड़की का विवाह होता है तो विवाह के बाद उसे अपने पति का गोत्र मानना पड़ेगा, और पिता का जो गोत्र है वो छोड़ देना होगा। उसके बाद एक ये होता था कि एक ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है। क्या इन नियमों का अनुसरण सब लोग करते थे, बात ये आती है। तो ऐसा नहीं था कि सब लोग, मैंने अभी ऊपर भी बताया कि ब्राह्मण के जो नियम थे उनका पालन सब लोग नहीं करते थे। तो उसमें एक आते हैं सातवाहन राजा। ये सातवाहन जो राजा होते थे ये कहाँ पर शासन करते थे, पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों में शासन करते थे। ठीक है। इनके जो अभिलेख है उनसे हमें क्या पता चलता है कि ये एक ही परिवार में मतलब विवाह कर लेते थे, एक ही गोत्र के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये सातवाहन राजा होते थे, ये बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, मतलब इनकी बहुत सारी पत्नी होती थी, जिससे क्या ब्राह्मण जो है गलत मानते थे। ठीक है। सातवाहन राजा में विवाह करने वाली रानियों के नाम एक से पता चलता है कि बहुत सारी जो रानी होती थी वो क्या करती थी, मतलब शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र रखती थी। ठीक है। और विवाह के बाद पति का गोत्र ग्रहण नहीं करती थी। और ये भी पता चलता है कि ये जो रानी होती थी ये एक ही गोत्र से होती थी। ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि भ्राय विवाह पद्धति के विरुद्ध थे, मतलब ये अंतर्विवाह पद्धति को अपनाते थे, और वो जो क्या बोलते ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी या फिर उनके नियम था उसका क्या करते थे, ये विरोध करते थे। ठीक है।
उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विभिन्नताएं भी मौजूद थी जिन्हें विशिष्ट वोहरा पुनर्निर्माण करना संभव नहीं हो पाया। वोहरा मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि पितृवंशिता महत्वपूर्ण थी। तो पिता तो महत्वपूर्ण था, लेकिन क्या माताएं भी महत्वपूर्ण थी? तो क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन कर रहा है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो जो सातवाहन राजा थे, अभी मैंने बताया कि वो ब्राह्मणों से विपरीत कार्य करते हैं, तो यहाँ पर ही ब्राह्मण जब पितृवंशिता को मानते हैं, वहीं सातवाहन राजा क्या करते हैं, अपनी माताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम है वो कहीं ना कहीं इनकी माताओं के नाम से शुरू होता है। लेकिन माताओं के नाम से तो शुरू होता है, लेकिन ये लोग जो है इनकी सत्ता किसके आधार पर होती है? पितृवंशिकता के आधार पर ही होती है। आई होप आपको इतने पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ा है वो समझ में आए। आगे की जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। थैंक यू।